हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम हर रोज़ जो लूसेंट सामान्य विज्ञान की बुक हैं, साइंस की बुक हैं, उसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो रोज़ाना अपन करते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन लाइन है कि सफलता शकल की नहीं, मेहनत की मोहताज होती है। सफलता जो होती है वो शकल से नहीं आती बल्कि मेहनत करने से आती है। आप निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। यानी कि आप एक दिन की मेहनत से सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का आपका 28वां क्वेश्चन है। 27 तक जो क्वेश्चन थे वो अपन ने कल कर लिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 हैं। 28 क्वेश्चन क्या है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए, मतलब जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो वंशानुगत लक्षण होते हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रमुख रूप से कौन जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? DNA। क्या हो जाएगा? DNA। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर कर लेता हूँ मैं रेड। ओके, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा DNA। ओके, डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है। पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? मतलब जैसे किसी स्त्री, मतलब कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है, उसमें होने वाली संतान जो लड़का है या लड़की हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो अपने को बताना पुरुष के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा। मैं अभी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। एक बार देखो, एक बार देख लो आप। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ पूरा कि जैसे देखो, नर में क्या होता है? जैसे ये नर है, ठीक है, 2 सेकेंड सॉरी। जैसे कि ये मान लो नर और ये मादा, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। नर में जो होता है कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY। मादा में होता है XX। हम इन दोनों का संलयन करेंगे। अगर नर का जो है X गुणसूत्र आ रहा है और मादा में दोनों X है तो X आ रहा है, तो क्या मिलेगा? मिलकर बनेगा XX। तो क्या उत्पन्न होने संतान क्या होगी? लड़की। क्या होगी? लड़की, यानी कि फीमेल होगी। ठीक है, F लिख दिया, फीमेल होगी। अगर नर से जो है Y गुणसूत्र आ रहा है और मादा से X आ रहा है तो क्या बनेगा? XY। तो ये क्या हो जाएगा? मेल यानी लड़का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष का पूछा है तो क्या हो जाएगा? XY। इसका उत्तर हो जाएगा D। इसका उत्तर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में, मतलब पुरुष, बालक, लड़के का बोल रहा है, तो लड़के में क्या होता है? X और Y गुणसूत्र होते हैं। तो पहले में क्या है? पुरुष का X व स्त्री का X, ये तो गलत है। पुरुष का X व स्त्री का Y, ये भी गलत है। पुरुष का Y और स्त्री का X, ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा सही? C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अपने शरीर में जो चोट लग जाती है किसी प्रकार की, तो उसमें जो कोशिका होती है उनकी मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होता है कोशिकाओं में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ओके, और अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? जो हमारे जनन से संबंधित जितने भी जो हैं वो मतलब भाग हैं, उनमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी सब में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है कौन सी अवस्था में किया जाता है, ये बोल रहा है ये। तो इसका अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सी अवस्था में किया जाता है? मध्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मध्य अवस्था में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु जो होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? देखो,
विषाणु में डीएनए या आरएनए, सही बात है। ये तो विषाणु में जो है या तो डीएनए मौजूद होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों में से एक जो है विषाणु या वायरस में मौजूद होता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ये भी सही बात है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। विषाणु में क्या नहीं होती है, कोशिका भित्ति जो है वो विषाणु में नहीं पाई जाती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है, विशेषता नहीं है, तो क्या होगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है विषाणु के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है विषाणु में होता है, विषाणु में क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि विषाणु में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है, ऐसे विषाणु जो पौधों को संक्रमित करते हैं उनमें अधिकांश क्या पाया जाता है। तो एकल तंतुकुच आरएनए, ये तो गलत है। डीएनए, ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। केवल दोहरे तंतुकुच वाला आरएनए, इसमें जो होता है डबल हेलिक्स जो है वो आरएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जो पौधों को संक्रमित करते हैं उन विषाणुओं में। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है, मतलब कौन सा कथन है जो सही है। ठीक है, विषाणु संक्रमित करते हैं, आपको बताना विषाणु किस किस को संक्रमित करते हैं, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं, ये तो सही है। और कवकों को, ये भी सही है। पादपों को, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इन सभी को संक्रमित करते हैं कौन, विषाणु। ओके, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया अभी वाला, विषाणु संक्रमित करते हैं, इसका उत्तर क्या था, डी, यानी कि जीवाणु को भी संक्रमित करते हैं, कवकों को भी, और पादप जो हैं उनको भी संक्रमित करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। आपको बताना है सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई थी। तो इसका नाम क्या था, TMV वायरस। TMV वायरस कौन सा वायरस था, TMV वायरस। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तंबाकू मोजेक वायरस। क्या नाम इसका पूरा, तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है, TMV वायरस की सबसे पहले खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। एड्स जो है वो कौन से वायरस द्वारा होता है, ये आपको बताना है। एड्स किसके द्वारा होता है, कौन से विषाणु के द्वारा होता है। तो एड्स होता है रेट्रोवायरस के द्वारा, रेट्रोवायरस के द्वारा। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स की फुल फॉर्म है। ओके, और एड्स किसके द्वारा होता है, HIV वायरस है जिसका नाम क्या है, रेट्रोवायरस। ओके, अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाली बीमारी का नाम है फूड एंड माउथ रोग, वो कौन से विषाणु के द्वारा होती हैं, ये आपको बताना है। फूड्स एंड माउथ रोग कौन से विषाणु के द्वारा होता है, सॉरी फूड एंड माउथ रोग जो है किसके कारण होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है। ये UPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इबोला क्या है, तो आपको पता है इबोला क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो सन 2000 में कहाँ पे आया था, दक्षिण अफ्रीका में। इसने हाहाकार मचा रखा था। ठीक है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है वैसे ही उसी प्रकार जो है सन 2000 में इबोला वायरस था। इसमें क्या होता है, अपने जो शरीर में जितनी भी नसें हैं, ब्लड जहाँ पे अपने शरीर में जहाँ ब्लड फ्लो होता है, मतलब कि जहाँ ब्लड होते हैं, जहाँ नसें होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, फट जाती है। ठीक है, इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति में क्या होती है, नसें जो है वो सारी फटना शुरू हो जाती है। ओके, देखो 41 नंबर प्रश्न क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। ये तो आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अब एक बात और आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी लैक्टोबैसिलस आए तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं दूध और दही के बारे में बात हो रही। जहाँ पे भी लैक्टोबैसिलस दिखे वहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं दूध और दही लिखा हुआ है तो उस पर आपको टिक कर देना, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने पहले छोटी कक्षाओं में भी इस प्रश्न को पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको फटाफट बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ये क्या करता है, ये राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जो फलीदार पौधे होते हैं ना, फलीदार पौधे जैसे मटर, ग्वार, इनकी जो हैं जड़ों में पाया जाता है। और ये वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और क्या करता है, उसको नाइट्रेट में बदल कर पौधे को देता है। ठीक है, ये काम करता है राइजोबियम। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, किस में पाया जाता है। ये सिम्बियोटिक कीटाणु हैं जो किस में पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया क्या बोल रहा है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है। ये एक प्रकार का, देखो ये एक प्रकार के राइजोबियम जीवाणु का ही नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया जो राइजोबियम जो है वो मटर या सने या जो भी मतलब फलीदार पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, फलीदार पौधे में पाया जाता है, तो इसमें फलीदार पौधा कौन सा है, मटर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर। ठीक है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों, मैंने अभी आपको बताया कि जो गांठों में पाया जाता है कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम देखो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। मतलब वो जीवाणु कैसे हैं, मर्तोपजीवी हैं, सहजीवी हैं, प्रासरी हैं, ये क्या लिखा, प्रोटोप घटनी है, क्या है, ये आपको बताना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें मतलब इन जीवाणु के बीच और पादपों के बीच कौन सा संबंध होता है, सहजीवी का संबंध होता है। ठीक है, सहजीवी का संबंध कैसे कि ये तो मतलब जो जीवाणु है वो तो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदलता है, पौधे को मतलब पोषण प्रदान करता है, पौधे को देता है, और ये पौधा इसके क्या करता है, मतलब रहने का इंतजाम करता है, और पौधा ही जो है इसे भोजन भी देता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कताओं से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कताओं से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। क्या बोल रहा है, लाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्यूडोमोनासा। स्यूडोमोनास एक प्रकार का जीवाणु है जिसके डीएनए में कुछ परिवर्तन करके समुद्र में जो बिखरा तेल होता है ना उसको क्या करते हैं अपन अलग कर सकते हैं, मतलब समुद्र में जो बिखरा तेल है उसको एक तरफ इकट्ठा कर सकते हैं, ये चीज़ ये बोलना है। तो ये कौन सा वायरस है, कौन सा जीवाणु है, वो है स्यूडोमोनासा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा स्यूडोमोनासा। मैं बहुत जल्दी प्रश्न करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, हो ही नहीं रहा। अगर ऐसे सीधा प्रश्न पढ़ के उत्तर पर टिक लगा दूंगा तो फिर बैठेगा नहीं मामला, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, और इतना तेज़ बोलने की मेरी आदत नहीं है। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ बोलने की। ओके, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। और परिशीतन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ना। परिशीतन, अब कोई होगा जो परिशीतन सीधे बता देगा कि परिशीतन ये कुछ नहीं है, सीधा परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो इसका उत्तर बता देगा सीधा। मैं आपको बता परिशीतन क्या होता है, आपको पता होगा अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं मतलब एल्यूमिनियम की जो पन्नी आती है उसके अंदर रखते हैं अपने खाद्य पदार्थों को, जिससे क्या होता है वो मतलब ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो उसका कारण क्या है ये बताना, उसको कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। मतलब वो जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो भोजन के साथ जो एल्यूमिनियम की पन्नी है वो बिल्कुल ही कम करती हैं, जिसके कारण जो अपना भोजन है वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। अवायवीय स्थिति, पहले तो आप यह समझो कि अवायवीय और वायवीय क्या होता है। ठीक है, अब देखो श्वसन तो दो प्रकार के होते हैं, छोड़ो अभी देखो, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, फिलहाल तो इसको कर लेते कंप्लीट, फिर आगे कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं।
अवायु स्थिति में मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इतना बात आप ध्यान रखो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जैविक पदार्थ हैं के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, किण्वनीकरण कहलाती है, ठीक है। अवायु में क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, और मतलब अपने शरीर में जिस प्रकार श्वसन अवायु और वायु श्वसन होता है, उसी प्रकार ये भी है अवायु स्थिति में, मतलब जो जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पे जीवाणु का अपघटन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किण्वनीकरण, ठीक है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है, आपको बताना छत्रक। अब छत्रक क्या होता है, ये बहुतों को नहीं पता, बहुत मतलब ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा कि छत्रक क्या होता है। अब आपको मैं बताऊंगा छत्रक होता क्या। आप सभी ने छत्रक देखा होगा। छत्रक क्या होता है, जो बारिश के टाइम बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब गर्मी मतलब ज़ोरदार गर्मी पड़ती है, तो जो ज़मीन है ना वहाँ से छत्रक निकलते हैं। छत्रक क्या होता है, कवक का जाल, और जिसे हम लोग जैसे मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, फुम्बी बोलते हैं, ठीक है। तो छत्रक आपने देखा होगा, फुम्बी नहीं होती जो गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं छत्रक को और तो क्या बोलते हैं छत्रक की, मशरूम, हाँ सॉरी मशरूम, इंग्लिश में इसको मशरूम बोलते हैं। वो मशरूम शब्द ने देखिए, ये हिंदी शब्द है छत्रक, ठीक है। मशरूम ही है छत्रक। तो ये छत्रक जो मशरूम है किससे बनी होती है, तो ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। मशरूम जो है वो किससे संबंधित है, कवक से। मशरूम जो है किससे मिलकर बना होता है, कवक से, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादातर कवक, मतलब ज़्यादातर क्या, सभी कवक होते हैं। कवक का मतलब ऐसे ठूस कर जैसे कोई मजबूत चीज़ बनाएगी, उसी प्रकार है ये छत्रक बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य खाद्य छत्रक, ये रहा मशरूम, ये लिखा हुआ ना मशरूम क्या होते हैं, ठीक है। सामान्य जो हैं वो क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं, ठीक। यीस्ट मिलने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है, यीस्ट मिलाने पर जो गूंथा हुआ आटा है वो क्या करता है, आटा क्या होता है, आटा उठने लगता है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना। तो क्या होता है इसका कारण, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है जो है, उस गैस का क्या होता है निर्मोचन, मतलब जो गैस है उस गैस के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट एक है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं वीडियो तो बहुत कम टाइम का मतलब छोटा शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो देखते जाइए, ठीक है। और इससे आपका कुछ घटेगा नहीं, अपना आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन लगभग हैं, आप मान के चलो 860 क्वेश्चन के करीब हैं सिर्फ बायो में, ठीक है, इस लूसेंट की बुक में। और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिक्स में थोड़े कम है, और बाकी इसमें और सब्जेक्ट हैं उसमें भी है थोड़े, ठीक है। 200, 250, 300 क्वेश्चन है, सभी में है, ठीक है। तो आप अगर लूसेंट की बुक पूरी पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहो, और मैं और भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करना, ठीक है ना। थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है मुझे कि मैं इतना जल्दी नहीं बोल सकता, ठीक है। यीस्ट एक प्रकार का क्या है, तो यीस्ट आपको पता है एक प्रकार का क्या है, कवक है, ठीक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या आता है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है, देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में जो खमीर होता है वो क्या करता है, किण्वन एक क्रिया है, ठीक है, उसके लिए उत्प्रेरक मतलब उस क्रिया को बढ़ावा देता है, ठीक, के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, खमीर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, आपको बताना है निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो बडिंग के माध्यम से यीस्ट को तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और बाकी अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।